हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि आपका लैंडफॉर्म एवोल्यूशन, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। तो आपने अपने आसपास का एरिया देखा होगा, तो वहाँ पे आप देखते होंगे माउंटेन्स भी होंगे। माउंटेन्स के साथ आप देखते होंगे बेसिन्स भी होंगे, जैसे हमारा हिमालय के साथ बेसिन है। बेसिन के बाद आप देखते होंगे यहाँ पे एक प्लेटू भी होगा। प्लेटू के बाद आप देखते होंगे भी प्लेन्स भी होंगे, ठीक है। तो यही हमारा लैंड फॉर्म है, ठीक है, जिसको स्थलाकृति बोलते हैं। माउंटेन हो गया, बेसिन हो गया, प्लेटू हो गया आपका, और प्लेन हो गया। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या आपने कभी सोचा भी इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? तो लैंड फॉर्म जो आपके है ये, इसकी फॉर्मेशन के भी जो है दो फैक्टर्स है जिसके कारण जो है इसका जो है एवोल्यूशन हुआ है। तो देखो कौन सा है। तो एक जो है आपका जो है हमने सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, एक्सोजेनेटिक फैक्टर है। दूसरा है आपका एंडोजेनेटिक फैक्टर। तो ये है क्या चीज़ है? तो देखो आपकी ये जो है, मान लो ये प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे सोर्स ऑफ मैग्मा है, ये अपने आप को ये जगह देता है, प्लेस बनाता है, और यहाँ पे ये जो है आपकी लैंड में जो है यहाँ पे ये इरप्ट होता है, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे भी ये कुछ टाइम बाद जब इसका इरप्शन होता है तो ये जब ठंडा हो जाता है या सॉलिड होता है तो उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे भी लॉन्ग रन में यहाँ पे आपको जो है माउंटेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें आप देखोगे ये जो अंदर से जो ये जो सोर्स है इसका, ठीक है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, तो इसी को हम जो है एंडोजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एंडोजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं हम इसको। इसकी वजह से आपका जो है यहाँ पे जो है अर्थ में जो है ये लैंड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो आपका ये जो एक्सोजेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो एक्सोजेनेटिक फैक्टर जो है आपके ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हुई? तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे आपकी रेन हो गई, रेन के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपकी विंड्स होगी, विंड्स के बाद देखोगे आपकी ह्यूमिडिटी होगी। तो ये सारे जो है आपके जो है एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम एक्सोजेनेटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन हुई है ना लैंड फॉर्म की, तो इसको ये जो है ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो आपका जो लैंड फॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं भी ये इंटरप्ले है आपके एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो इसी को हम जो है अब यहाँ पे जो है राइट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो लैंड फॉर्म है ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने आसपास में माउंटेन है, माउंटेन 3 डायमेंशनल होगा, टूटी तो आपको कोई भी नहीं चीज़ दिखेगी, तो सारी 3 डायमेंशनल एक्सप्रेशंस हैं। और ये किसके कारण होता है? आपके एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। ठीक है जी। तो ये आपका इंटरप्ले है, इसी के कारण आपको जो है ये जो 3 डायमेंशनल एक्सप्रेशंस हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके जो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, तो जिसके बारे में मैंने बोला, जैसे आपके यहाँ पे माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, बेसिन हो गया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है भी ये कुछ इसी तरीके से जो है इनिशियल फॉर्म में जो है ये दिखते हैं, या फिर इन्होंने अपनी फॉर्मेशन ली कुछ इस तरीके से ही आपको दिखेंगे? ये कुछ इस तरीके से ही थे, या स्टार्टिंग से आपने देखा होगा भी हाँ भी ये जब बने थे तो ऐसे ही थे? तो ऐसे तो ये नहीं थे, ठीक है। तो जिसके कारण हम देखेंगे जो ये जो लैंड फॉर्म है आपका, तो लैंड फॉर्म को जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो उसके जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर्स है अलग अलग, तो उसी को हम जो है यहाँ पे अब देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जो है कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। तो इसमें आप देखोगे दो टाइप से आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट है आपका जो न्यू जूलॉजिकल हिस्ट्री है, आपकी
न्यू जूलॉजिकल हिस्ट्री, और दूसरा है आपका ओल्ड जूलॉजिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो आपके जो ओल्ड जूलॉजिकल हिस्ट्री है जिसमें हमने बात की हुई थी दो फोर्सेस के बारे में, ठीक है, वो कौन सी है, एंडोजेनेटिक है, और दूसरी हमने बात की हुई थी भी एक्सोजेनेटिक फोर्स है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ओल्ड जो है यहाँ पे जूलॉजिकल हिस्ट्री है। तो देखो हमारी अर्थ की हिस्ट्री 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए, जिसमें हमने देखा जो फर्स्ट जो आपकी शील्ड की फॉर्मेशन थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स के आसपास जो इसकी जो है हुई थी। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे भी एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज का इनका काफ़ी बड़ा रोल था। पर इसके साथ ही आप देखोगे जो ये जो रिसेंट स्टडीज़ है यहाँ पे या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, जैसे आपके ये जो माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स से आपकी जो है ये प्लेटूज कैसे बन गए, प्लेटूज से ये प्लेन कैसे बन गए, प्लेन से ये आपके बेसिन्स कैसे बन गए। तो इनके पीछे भी अलग अलग कारण है, ना कि आप देखोगे भी एक्सोजेनेटिक फैक्टर ये कारण नहीं, और फैक्टर्स भी है। तो ये है आपके स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा आपका स्लोप हो गया, तीसरा आपका ज्योमेट्री हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसे है, तो स्ट्रक्चर और शेप में आपको फर्क डिफरेंस पता है आपको क्या है। तो शेप जो होती है आपकी वो 3 डायमेंशनल होती है देखने के लिए, पर जो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है भी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो एक माउंटेन आप देखो, आप मेघालय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मेघालय में जो आपके जो ये जो कैल्शियम से माउंटेन की फॉर्मेशन हुई है, और दूसरा वेस्टर्न घाट का ले लेते हैं जिसमें आप देखोगे जो आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के कॉम्पोजिशन से यहाँ पे जो है आपका जो है दूसरा माउंटेन हुआ है। ठीक है, जब आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई करती है, विंड होगी, रेन होगी, यहाँ पे विंड होगी, रेन होगी, तो आपको क्या लगता है भी कौन सा माउंटेन जो है जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। तो आयरन जो ऑक्साइड है इसमें आप देखोगे इसकी जो कॉम्पोजिशन जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एक कैल्शियम। ठीक है, जिसको आप चौक भी देखते हो तो चौक भी आपका कैल्शियम से ही बना हुआ है। तो आपका ये जो मेघालय का जो माउंटेन है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कुछ स्पेन में ऑफ ईयर जो है आप देखोगे तो ये डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप इससे हमारे को पता चलता है भी कॉम्पोजिशन क्या है रॉक की। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप देखोगे भी इसमें पोरोसिटी क्या है, उसकी परमिएबिलिटी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन के बाद फिर आप देखोगे और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो जैसे आप देखोगे आपकी रॉक की डेंसिटी होगी, क्रिस्टलाइजेशन होगी आपकी, ठीक है, वो ग्रैनुलर कॉम्पोजिशन है या फिर इसकी जो है लार्ज साइज क्रिस्टल कॉम्पोजिशन है, तो उसके कारण भी हमारे को पता चलता है भी रॉक कैसे टूटेगा या कितना टाइम लेगा या कैसे उसकी फॉर्मेशन होगी। और वहीं आप देखोगे भी इसकी भी है। तो ये जो है इसमें आपका एग्जाम्पल है भी स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद आप देखोगे भी आपकी है स्लोप। तो स्लोप भी आप देखोगे भी एक जो है आपकी लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म की जो शेप में काफ़ी ज़्यादा ये जो है रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जैसे आपकी माउंटेन हो गया, तो माउंटेन में मान लो कोई रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपको देखोगे जैसे आपकी गंगा ही हो गया रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर अगर जो है हिमालय से फ्लो कर रही है, तो आपको क्या लगता है अभी हिमालय जो इसने इरोड नहीं किया होगा, तो इरोजन कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे माउंटेन पे ज़्यादा होगा या इसका प्लेन्स में ज़्यादा होगा। तो आपको सीधी सी बात है भी इसकी जो स्टीपनेस है ना, स्लोप माउंटेन में ज़्यादा है, तो माउंटेन में ज़्यादा यहाँ पे इरोजन होगी। तो आप देखोगे भी यहाँ पे वी शेप में यहाँ पे जो है इसकी जो है इरोजन हो रही होगी। वहीं पे आप प्लेन्स पे देखोगे तो प्लेन्स पे जो है इसकी यू शेप में जो है इरोजन होगी। ठीक है, तो ये स्टीपनेस पे डिपेंड करता है कितना इरोजन होगा कितना नहीं। ठीक है, तो ये भी एक एक्सोजेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, एडिशनल फैक्टर है। उसके बाद फिर आप देखोगे आपका जो ये जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री से आपको पता चलता है भी एंगल है। एंगल के बारे में हमने अभी बात की, जो आपकी स्टीपनेस होगी, जो ट्रेन है, ठीक है, जो टेरेन है उसकी जो स्टीपनेस कितनी है, ज़्यादा है या कम है, तो उससे आपको पता चलता है भी इरोजन रेट कितना है उस जगह पे। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा इरोजन रेट होगा, अगर कम है तो कम इरोजन रेट होगा। ठीक है, तो और उसके साथ ही साथ आपको जो है इससे जो ज्योमेट्री से ड्रेनेज पैटर्न का भी पता चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टीपनेस से आप देखोगे यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से आपको कब्स के बारे में पता चलेगा। कब्स से आपको पता चलेगा भाई रिवर मियंडर तो नहीं कर रही है। ठीक है, या तो फिर आप देखोगे जो ये आपके हिल्स की जो शेप है वो कैसी है, वो भी तो आपको इसी से पता चलेगी ना, ज्योमेट्री से। तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, दूसरा देखोगे आप एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एंगल ऑफ रिपोज होता है जिसमें जो आपका जो माउंटेन है, जो मैक्सिमम एंगल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका मटेरियल लूज होता है। ठीक है, जैसे आपके ग्रेवल्स हो गए, जो पत्थर है, सैंड होगी, तो वो जो है लूज करते हैं, तो मैक्सिमम एंगल है, तो इस एंगल से ज़्यादा लूज होगा या इस एंगल से ज़्यादा लूज होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है हमारे को पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ये है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है थॉर्नबर्ग। क्या है, तो
इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ये बोलता है भी स्ट्रक्चर इज ए डोमिनेंट फैक्टर इन लैंडफॉर्म एवोल्यूशन। ठीक है, तो आपसे इसी स्टेटमेंट को जो है यहाँ से पूछ सकते हैं भी एग्जाम में भी, बताओ भी इसके बारे में जो है, ये थॉर्नबर्ग की स्टेटमेंट है, इसके बारे में कमेंट करो। ये बोलता है भी स्ट्रक्चर जो है एक डोमिनेंट फैक्टर है आपके लैंडफॉर्म एवोल्यूशन में। ठीक है, तो इसको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया भी, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है यार, स्ट्रक्चर ही तो है, स्ट्रक्चर से ही तो पता चलेगा आपको। ठीक है, जो पहाड़ बना कैसे है, पहाड़ का जिसमें आप देखोगे डेंसिटी क्या है, तो इसकी रिजिडनेस क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इसी को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें जो स्ट्रक्चर के बारे में बोलेगा। ठीक है, क्या पता ये स्टेटमेंट आ जाए। तो स्ट्रक्चर जो आपका है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इफेक्ट होता है आपके 4 तरीकों से। ठीक है, नॉर्मली आपका फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, केमिकल एस्पेक्ट हो गया, मैकेनिकल एस्पेक्ट हो गया, और चौथा आपका टेक्टोनिक एस्पेक्ट हो गया। तो टेक्टोनिक तो अभी तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, प्लेट में जो बाउंड्रीज है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रही है, तो उसके बारे में तो हमारे को पता है, पर फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, केमिकल क्या है, मैकेनिकल क्या है, इनके बारे में तो हमारे को पता ही नहीं है। तो इनके बारे में हम देखेंगे, जैसे आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तो फिजिकल एस्पेक्ट में हम देखेंगे जो ये जो रॉक है ना, ये इसकी रॉक टाइप क्या है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इससे समझते हो क्या है। तो मतलब ये बोलता है भी रॉक है किस टाइप की आपकी, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, या मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो इससे हमारे को ये पता चलता है। दूसरा ये बोलता है भी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, ये बोलता है क्या बोलता है, ये स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बोलता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है आपकी लेयरिंग। ठीक है, जैसे कोई सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम लेयरिंग में ही होती है, आने वाले टाइम में हम देखेंगे आगे। और उसके बाद आप देखो भी रॉक की हार्डनेस कितनी है, कितना हार्ड है रॉक, उससे भी कॉम्पोजिशन का पता चलता है भी, जिसकी कम हार्डनेस होगी वो जल्दी टूट जाएगा, जिसकी ज़्यादा है वो टाइम लेगा। और रेजिस्टेंस कितनी है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो टेम्परेचर में पता चलता है भी उसकी कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, सिमिलरली आप केमिकल एस्पेक्ट देखोगे, तो केमिकल एस्पेक्ट में आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक डिसोल्यूशन हो गया। अब रॉक की फॉर्मेशन तो मिनरल से ही हुई है ना, मिनरल से ही है ना, तो रॉक में जो ये जो मिनरल है ये डिसॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखो आप, दूसरा यहाँ पे आपका हो गया हाइड्रोलिसिस। कुछ एक रॉक्स होती है जो पत्थरों, जो मिट्टी के पानी के साथ जो है उसकी जो है घुल जाता है वो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या मतलब है, वाटर प्रोसेस, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे मैक्सिमम ऐसा ही होता है। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन देखो, जो आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है तो उससे भी आप देखोगे जो ये जो आपके जो मिनरल्स है ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे ये सारे फैक्टर जितने सारे हैं, डिसोल्यूशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो इससे क्या होता है आपकी जो सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगी, पत्थर टूटता है तभी तो मिट्टी बनेगी ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इन सारों से ही जो है, जो जितनी भी प्रोसेसेस हैं ये बारी बारी जो है उसको जो है पत्थर को तोड़ेगी और उससे मिट्टी बनेगी। ठीक है, मैकेनिकल एस्पेक्ट देखो, मैकेनिकल एस्पेक्ट में आप देखोगे आप फॉस्ट वेजिंग। ठीक है, ये तो आपका जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, तो इसमें का मतलब कुछ नहीं होता, जो आपका जो ये जो पत्थर होता है ना, उसमें जो है ये जो पानी जो है, जो पोर्स होते हैं छेद में यहाँ पे हो चला जाता है अंदर, ट्रैप हो जाता है, उसके बाद फिर जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे पानी है, पानी का वॉल्यूम चेंज होता है, जैसे वो फ्रीज होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जैसे ही उसमें जो है जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैसे इसमें फ्रीजिंग और थोइंग जो ये प्रोसेस है, जो एक बार ये फ्रीज होगा रात को, फिर वापस इसका पानी बनेगा, तो जब ये एक्सपेंड होगा तो आपके पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं तो वो भी तो ब्रेक होंगे ना, तो वही इसी का है मैकेनिकल एस्पेक्ट है इसमें फॉस्ट वेजिंग में। एक्सफोलिएशन हो गया आपका, तो एक्सफोलिएशन में क्या होता है, जैसे आपकी जो पत्थर है ना, पत्थर की लेयर है, रॉक है, तो रॉक मतलब कॉन्स्टेंटली मान लो किसी डेजर्ट में है। ठीक है, तो उसमें आप देखा होगा कुछ एक पत्थर है जो उसकी एक लेयर है ना वो बिल्कुल ही उखड़ गई होगी। ठीक है, ऊपर से आपको दिखेगा भी, जैसे आपका ये स्टोन है, तो स्टोन में आप देखोगे भी यहाँ पे एक लेयर जो है ये लेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्रैक्स आए हुए हैं।
तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जब यहाँ पे इसको हीट आती है, ठीक है, जो आपका सन हो गया, तो सन से इसको हीट आएगी तो ये क्या करेगा, दिन को एक्सपेंड करेगा, जब रात को टेम्परेचर डाउन होगा तो ये क्या कहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन अगर ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जब तक ये चलेगी, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक टाइम के बाद यहाँ पे आपको क्रैक्स दिखेंगे। तो ये एक्सफोलिएशन है, तो ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो आपका और क्या है, आपका रूट वेजिंग है। आपके जो पेड़ हैं, जब ये पेड़ जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे भी यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह हैं, तो इसमें ये जो है ये क्रैक्स ला देते हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे इनकी जकड़ बढ़ती जाती है, जितने ज़्यादा पेड़ बढ़ता जाता है, तो उसमें यहाँ पे क्रैक्स आते हैं। तो ये रूट वेजिंग है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे एब्रेजन हो गया आपका। एब्रेजन का मतलब समझते हो, जैसे मान लो आपका ये जो है एक स्टोन सरफेस है, ठीक है, रॉक सरफेस है, हार्ड सरफेस है, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो आपका कोई जैसे ग्लेशियर है, ठीक है, तो ये यहाँ से इसके ऊपर से जो ट्रैवल करता है ना, तो ये जब रगड़ खाता है ना इसको, तो एक लेयर ये निकाल देता है इसकी, ठीक है, उसी को एब्रेजन बोलते हैं। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं एब्रेजन के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उसमें उसके बाद फिर आप देखो भी यहाँ पे सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है, आपके सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके जो स्टोन्स है, पत्थर में जो आप देखोगे तो मिनरल्स है, जो पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, आपने कैपिलरी रिएक्शन का नाम सुना है, तो जिसमें आप देखोगे जो ये जो पानी है जो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो सिमिलरली वैसे ही है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, ये भी आएगा, जिसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी टॉपिक्स है ये इनको हम आगे कवर करेंगे, और मैक्सिमम ये पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा भी केमिकल वेदरिंग के बारे में, बोलो स्ट्रक्चर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप बोलोगे भी डेजोलेशन, जिसमें जो है मिनरल जो है, जो ये जो है लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो इसमें ये टूटता है। हाइड्रोलिसिस पानी के हाथ में आता है तो तब टूटता है। ऑक्सीडेशन बोलते हैं भी, जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तब टूटेगा। और सारे से क्या होगा, इसमें जो है सॉइल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वेदरिंग बोलते हैं इसको। फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, फिजिकल एस्पेक्ट में आप देखोगे अभी हम करेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं एक्सोजेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का फर्स्ट हम देखेंगे, स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे आपका जो है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी समझते हो, जो पत्थर बना कैसे है, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसमें आप देखोगे ये बोलते हैं अभी आपकी, एक तो आपकी ये स्ट्रेटिफिकेशन बोलता है, दूसरा है बोलता है भी इसकी जो रिजिडनेस कितनी है, ठीक है, कितना ये हार्ड है। तो यहाँ पे देखो आपका मान लो एक पत्थर है, जैसे ये आपका स्टोन ले लो आप, तो इसमें आप देखो भी स्ट्रेटिफिकेशन ही बोलता है भी लेयर्स अलग अलग हो गए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसकी कॉम्पोजिशन अलग है, यहाँ पे इसी पत्थर के अंदर जो है एक लेयर और है, उसकी कॉम्पोजिशन अलग है, और तीसरी लेयर है उसकी कॉम्पोजिशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं जो रेड वाला है, तो इसको हम क्या, इसको ले लेते हैं आयरन ऑक्साइड से ही ले लेते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। दूसरे को हमने बात की हुई थी, तो कैल्शियम से ले लेते हैं। और तीसरा हम क्या लेंगे, कॉपर ले लो इसको, ठीक है, कॉपर ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये आपका एक स्टोन है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, ये जो एक स्टोन है इसकी अलग अलग लेयर्स है, इसमें अलग अलग इसमें ये जो है बना हुआ है, फॉर्मेशन हुई है कॉम्पोजिशन से। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपके ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस जब इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो कौन सा सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ से डिग्रेड होगा, कौन सा होगा। तो केमिस्ट्री आपने छोटी सी बेसिक सी केमिस्ट्री तो आपने देखी होगी। तो सबसे पहले आप देखोगे जो आपका ये जो आयरन ऑक्साइड है, तो इसकी कॉम्पोजिशन सबसे स्ट्रांग होगी। उसके बाद आप देखो आप कॉपर है, कॉपर की थोड़ी सी कम होगी उससे। उसके बाद क्या आएगी आपकी कैल्शियम। ये जो चौक है ना, चौक भी इसी से बना होता है। तो ये जो कैल्शियम है ना, तो आप देखोगे सबसे पहले ये जो आपका कैल्शियम है ये इरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इरोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखोगे आपका ये जो है कॉपर है ये इरोड हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपका आयरन जो है वो इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसी से हमारे को पता चलता है कि कॉम्पोजिशन भी एक फैक्टर है, ठीक है। डिग्रेडेशन में भी पता चलता है भी कितनी डेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, कितना इसमें जो है रिजिडनेस है। तो ये जो आप देखोगे ना स्ट्रेटिफिकेशन मैंने बोला हुआ था, तो ये मोस्टली आपके जो विजिबल है ना, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। आपको किस में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरा आपका ये जो रिजिडनेस का कॉन्सेप्ट है, तो मान लो यहाँ पे आपका एक माउंटेन है, ठीक है जी, जिसकी आप देखोगे जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं भी ये किससे, चलो वापस कैल्शियम लेते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम से इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है।
आप देखोगे इसमें अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस को इसको जो है जो एजेंट्स ये वर्क करेंगे, तो कुछ एक मान लो इसमें हम एक छोटा स्पैन ऑफ पीरियड ले लेते हैं, 500 साल का लेते हैं, ठीक है, 500 ईयर्स में। जब इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, जैसे आपकी रेन हो गई, ठीक है, विंड हो गई, ये एजेंट्स इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो आप देखोगे भी इसकी जो है 500 सालों में जो है डिग्रेडेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये माउंटेन कुछ इस तरीके से बचेगा यहाँ पे, ठीक है। पर वहीं पे आप देखोगे जैसे ये आपके जो यहाँ पे जो आपका ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका मेघालय, मेघालय में आपके जो माउंटेन्स है ना वो कैल्शियम से बने हुए हैं, ठीक है। तो कैल्शियम काफ़ी जल्दी यहाँ पे जो आप देखोगे डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। पर सिमिलरली आप वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल लोगे, यहाँ पे आपका माउंटेन है, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन किससे है, आयरन से करते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। तो सिमिलरली आप देखोगे जब 500 ईयर्स का जो स्पैन होगा, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे भी आयरन जो है इतने जल्दी यहाँ पे जो है डिग्रेड नहीं होता है। तो इसकी कॉम्पोजिशन में आप देखोगे भी आयरन बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा इसमें, ठीक है। जैसे इसमें ये होगा तो 500 साल में ये इतना सा जो है ये जो है डिग्रेड होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है भी हार्डनेस और रिजिडनेस भी इसमें एक फैक्टर है, तो इसके बारे में भी आप याद रखना, ठीक है। तो एग्जाम में इसको आप जो है ड्रॉ करोगे, ठीक है, राइट नहीं करोगे। तो ठीक है, रेड पेन है। दूसरा ले लो आप, दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पे आप देखोगे जो स्ट्रक्चर के जो है इन्फ्लुएंस करता है, तो ये है रॉक मैसिवनेस, जो पत्थर कितना बड़ा है। तो देखो इसमें जो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है आपकी ग्रेविटी। तो ये भाई साहब यहाँ पे जो है अपने जो है इसमें जो है अपने काम करता है, ठीक है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे फिर से हम देखो यहाँ पे डिपेंड करता है रॉक की मैसिवनेस। मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो एक छोटा सा माउंटेन है। तो यहाँ पे आप देखो भी ये बड़ा माउंटेन है, तो यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, और यहाँ पे आप देख लो एक छोटा पत्थर है, यहाँ पे एक और पत्थर है, यहाँ पे छोटा सा पत्थर है, और इसके नीचे भी कहीं पे यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज होगा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे उसका जो है प्रेशर नीचे वाली इसमें पड़ेगा, ठीक है। जब जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसमें जो है ग्रेविटी भी एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा, जिसके कारण आपकी ये जो नीचे वाली रॉक है ना, तो इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, ये ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है। आप यहाँ पे देखोगे भी इसका साइज ही छोटा है, इसमें क्या ही प्रेशर पड़ेगा, क्या ही इसका जो है फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली रॉक है इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो इंटेंस प्रेशर टू डाउन रॉक, ठीक है। तो रॉक मैसिवनेस का भी इसमें जो है ये जो है एक फैक्टर है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका रॉक डेंसिटी। आपकी रॉक डेंसिटी, तो फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लो, चौक हो गया, और दूसरा आयरन, आयरन रेड लो, इस बार ग्रेनाइट ले लो, ठीक है, जो लोहे को काटता है, देखा है आपने जो कटर होता है। तो इसमें ले लेते हैं हम रॉक डेंसिटी के बारे में पूछते हैं भी। एक जो है यहाँ पे रॉक जो है, यहाँ पे आपकी जो रॉक है ये चौक है, और दूसरी जो आपकी ये जो रॉक है ये ग्रेनाइट है, ठीक है। तो इसमें आपको आप किसको अज्यूम करेंगे जो सबसे पहले टूटेगा, ठीक है, जब एक्सटर्नल एजेंट जो आपके एजेंट है ये इसमें आएंगे तो कौन टूटेगा। तो हमने देखा हुआ था जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना उसकी डिग्रेडेशन कम होती है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसकी डिग्रेडेशन जल्दी हो जाती है। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्लोजली कॉम्पैक्ट हो गए, यहाँ पे आप देखोगे ये बिल्कुल क्लोज 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 कॉम्पैक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखोगे चौक की डेंसिटी होगी बिल्कुल ये जो है यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है। तो जिसके कारण आपको क्या लगता है यहाँ पे डेंसिटी भी एक फैक्टर करता है, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मोर डिग्रेडेशन, यहाँ पे आप लिखोगे भी लेस डिग्रेडेशन है, और इसका कारण क्या है ये भी आप लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना। रॉक की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा भी कौन जल्दी टूटेगा कौन जल्दी नहीं टूटेगा। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ फैक्टर, देख लो आपकी क्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रैनुलर कॉम्पोजिशन। तो
फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपका एक स्टोन यहाँ पे पत्थर है, दूसरा स्टोन आपका यहाँ पे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो दो स्टोन्स हैं। अब इस वाले स्टोन पे आप देखो कि इसमें जो क्रिस्टल्स है ना वो बड़े बड़े हैं, ठीक है, लार्ज साइज के जो है क्रिस्टल है। पर इसमें आप देखोगे जो दूसरी रॉक है, ठीक है, तो ये आपकी रॉक 1 होगी, ये रॉक 2 होगी, ठीक है। तो रॉक 2 में जो आप देखोगे भी इसमें जो है ग्रैनुलर साइज के जो है यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं। तो ये आपकी जो है रॉक 1 होगी और ये रॉक 2 होगी, ठीक है। अब इसमें आप जो है यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो आपकी विंड होगी, हवा होगी, ठीक है, विंड होगी, और दूसरी आपकी रेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो थाउजेंड ऑफ ईयर्स में जो है यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। ये क्या है, वाटर है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पे विंड होगी आपकी, और यहाँ पे आपकी जो है रेन होती है, और यहाँ पे भी आपका जो है पानी आता है। तो आप देखोगे भी ये जो रेन होती है ना, तो कौन सा पानी जो इसमें जो है आप देखोगे भी कौन से रॉक 1 में जो है जल्दी इसमें जो है ये पानी अंदर ट्रैवल कर जाएगा, या रॉक 2 में जो है जल्दी यहाँ पे पानी ट्रैवल कर जाएगा, किस में होगा बताओ जल्दी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो रॉक 1 है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे बिल्कुल ही लेस गैप है, ठीक है। तो ये जो है क्रिस्टल्स बड़े बड़े हैं और क्लोजली कॉम्पैक्ट है एक दूसरे के साथ। पर यहाँ पे आप रॉक 2 पे देखोगे यहाँ पे अ लॉट ऑफ गैप, काफ़ी ज़्यादा गैप है इनमें, और ये जो पानी है ना ये इसमें जो है अंदर को ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्रैवल कर जाएगा, जब ये पानी अंदर को ट्रैवल कर जाएगा इसमें, तो मैंने बोला जैसे अब जो पानी है ना, जो जैसे डे एंड नाइट को जब दिन का टाइम होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस टाइम ये क्या होगा, जब पानी अंदर जाएगा तो ये रॉक के अंदर जाएगा और ये एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और वैसे ही रात का टाइम आएगा, जब ये रात का टाइम होगा तो पानी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा यहाँ पे। जब ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर या फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक रिपीट होगी तो आपका ये जो स्मॉल जो ग्रेनुलर क्रिस्टलाइजेशन है ये टूट जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख लेना, ठीक है। तो ये जो आपकी रॉक है ये टूटेगी स्लोली, पर यहां पर आपकी जो ये जो दूसरी रॉक है ये रैपिड ब्रेकडाउन होगा इसमें, ठीक है जी। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, ये आपका परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी, ठीक है। तो परमिएबिलिटी से आप क्या समझते हो कि परमिएबिलिटी है क्या चीज़ है। तो परमिएबिलिटी का मतलब पता क्या है, चलो लिख ही लो। तो परमिएबिलिटी ऐसी है ना, जो ये जो आपका जो कोई भी ऐसा मान लो सरफेस है, ठीक है, या सब्सटेंस है, जैसे हमारा हाथ हो गया, ठीक है। अपने हाथ को आप कुछ टाइम पानी के अंदर रखोगे तो आप देखोगे पानी में थोड़ा सा वाइट वाइट होगा, स्वेलिंग होगा। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना ये एक सरफेस से दूसरी सरफेस में ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है, जिसको ये अलाउ करते हैं, तो उसी को परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको ये अलाउ कर देता है, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप हाथ को आधे घंटे में पानी के अंदर डुबो के रखोगे तो इसमें जो आप देखोगे भी हाथ के अंदर पानी जा चुका होगा, ठीक है, कपड़े धोते होगे तब भी होगा। हर चीज़ की परमिएबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे आयरन है तो आयरन की परमिएबिलिटी हाई होगी, पर ऐसा नहीं भी एक टाइम के बाद उसके अंदर भी पानी जाएगा, ठीक है। और पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी तो मतलब जो छेद होते हैं ना, पोरोसिटी क्या होती है आपकी, क्वालिटी ऑफ बीइंग पोरस, ठीक है, जिसमें छेद होता है उसको जो ट्रैवल करने देता है उसको पोरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा प्रिय चौक जो है उसको हम एग्जांपल लेंगे और दूसरा हम ले लेंगे ग्रेनाइट के साथ, ठीक है। आपका ग्रेनाइट है, ये आपका चौक है, ठीक है।
तो आप ही बोलो भी इसमें अगर आप जो है परमिएबिलिटी और पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट देखोगे, यहाँ पे अगर रेन होती है, ठीक है, जो रेन होती है और ये जो वाटर है इसके ऊपर आता है और ग्रेनाइट के ऊपर आता है पानी यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर है। कौन इजीली एंटर करने देगा, ग्रेनाइट करने देगा या चौक करने देगा? बोलो जल्दी बोलो। तो आपका ये जो चौक है ना, इसकी जो टेंडेंसी है वो काफ़ी कम है, ठीक है, तो ये इजीली एंटर करने देगा, ठीक है, जो वाटर है आपका इजीली एंटर कर जाएगा। पर इसमें जो है इसको ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको ग्रेनाइट को आप कॉन्स्टेंटली जो है 100-200 साल तक रखोगे तो तब जाके इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है, पर चौक को आप रखोगे तो 2 से 3 मिनट में ये टूट जाएगा। तो ये जो है आपकी जो है परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितना था? 5वां। तो छठा देख लो यहाँ पे, प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पता है तुम्हारे को? पढ़ी है फिजिक्स से? तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है भी जो कोई भी, एक मिनट यार, हम्म, तो प्लास्टिसिटी का मतलब ऐसा है ना, जो कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो अपनी शेप को चेंज कर दे ओवर द टाइम, उसको आप प्लास्टिसिटी बोलोगे, ठीक है। शेप एंड फॉर्म, ठीक है। और इलास्टिसिटी क्या है? स्प्रिंग देखा है आपने? जिसको आप खींचोगे ना तो उसको आप डिफॉर्म कर दोगे, उसकी ओरिजिनल शेप से आप उसको चेंज कर दोगे, पर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे ना तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाएगा, तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये डिफॉर्म हो जाएगा या स्ट्रेसफुल हो, और ये रिटर्न कर जाएगा जब अपने इसमें जो है इसको प्रेशर रिलीज होगा। ठीक है, तो फिर से हम अपने प्रिय चौक जी को लेंगे। तो आपका ये चौक कैल्शियम से बना हुआ है, ये आपका ग्रेनाइट हो गया, और यहाँ पे आपका चौक हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इसकी कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी 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 होती है, ठीक है, एक साथ होते हैं, एक साथ जुड़े जुड़े होते हैं सारे, और ये होते हैं काफ़ी खुले खुले, ठीक है, इनको लिबर्टी की आदत है, अलग अलग रहते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपका जो है सन है, ठीक है, ये जो है दोनों को यहाँ पे दोनों के सरफेस में यहाँ पे जो है हीट छोड़ रहा है, ठीक है। तो बोलो इसमें सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, कौन एक्सपेंड होगा? बता सकते हो कौन ब्रेक होगा इसमें? चौक होगा या ग्रेनाइट होगा? तो यहाँ पर जिसने जो ग्रेनाइट के बारे में सोचा है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका जो ग्रेनाइट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है डेंस है, ठीक है। क्या है ये? मोर डेंस है आपका चौक से, ठीक है। जिसके कारण जितनी इसकी जो डेंसिटी ज़्यादा है ना, जो डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, जब इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पे हीट करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है ना यहाँ पे इसके ग्रेनाइट के अंदर के, तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर आप देखोगे इनमें स्पेस तो इतना है नहीं, ठीक है। तो जब स्पेस इतना नहीं है तो ये एक्सपेंड करेंगे हीट से, तो ये क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। एक्सपेंड एंड ब्रेक। पर वहीं पर आप देखोगे भी यहाँ पे जब हीट होगी तो ये पार्टिकल है, इनके बीच में काफ़ी क्लोज दूर दूर का स्पेस है, तो यहाँ पे देखोगे ये इजीली एक्सपेंड हो जाएगा और ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका लेस डेंस है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इलास्टिसिटी और जो प्लास्टिसिटी है वो चौक की ज़्यादा है ग्रेनाइट से, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो।
ठीक है जी। तो इसमें अब ये देखो यहाँ पे हमारा जो है ये जो स्ट्रक्चर के ऊपर हमने देखिए 5-6 पॉइंट्स देखे, ठीक है। तो ये इसमें जो है ये है, पर आपको क्या लगता है ये सारे पॉइंट्स जो है ये जो फैक्टर अलग अलग जो है अप्लाई करेंगे किसी रॉक के ऊपर है? नहीं, ये सारे फैक्टर जो है एक साथ साइमल्टेनियसली जो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे बारिश हुई तो बारिश हुई तो उस टाइम जो आप देखोगे यहाँ पे जो है ग्रेनाइट के अंदर आप देखो यहाँ पे चौक के ऊपर ले लो तो ये जो है इसमें जो है एक्सपेंड करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे बाद में जो है धूप भी तो आएगी ना, तो धूप भी तो अपना काम करेगी। उसके बाद फिर देखो आप एयर है वो भी साथ में काम करेगी, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर्स जो आपकी ग्रेविटी होगी, प्लास्टिसिटी होगी, रेन होगी, विंड होगी, ये सारे एक साथ एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसके कारण आपके जो है यहाँ पे ये जो है लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका दूसरे पे आएंगे हम, रिलीफ एंड स्लोप एस्पेक्ट। रिलीफ एंड स्लोप एस्पेक्ट, ठीक है जी। तो रिलीफ से समझते हो, रिलीफ क्या वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है रिलीफ का, समझते हो कुछ या नहीं समझते हो? तो ये जो वर्ड रिलीफ है ना, तो रिलीफ का मतलब पता क्या होता है, जो आपकी जो एलिवेशन है अर्थ सरफेस की जब ये चेंज होती है ना उसको तब रिलीफ वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना। ठीक है, अर्थ सरफेस में जब एलिवेशन में जब इसमें वेरिएशन आती है तब रिलीफ वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। और स्लोप के बारे में तो बोला अभी, स्लोप क्या है, स्टिफनेस है और कुछ नहीं है, ढलान है। स्लोप क्या है, स्टिफनेस है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो इंक्लिनेशन है जो ग्राउंड से है, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ ग्राउंड। ज़्यादा ही, तो ये आपकी रिलीफ और स्लोप है, ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ पे आपका मान लो माउंटेन है, ठीक है जी। माउंटेन के साथ प्लेटू ले लो, आप प्लेन ले लो, बेसिन ले लो, ठीक है। मैक्सिमम सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गए। तो आपका ये माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, और ये आपका बेसिन हो गया। तो यहाँ पे आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी साथ में ले लो, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, विंड होगी, ठीक है। विंड के बाद फिर आपका क्या है, रेन होगी, सन हो गए, यहाँ जैसे रेन ले लो। तो ये आपके जो है एक्सोजेनेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन की आपकी जो ये जो साइड है ना जहाँ पे आपकी जो है धूप आ रही है, हवा आ रही है, बारिश पड़ रही है, उसको बोलते हैं आप विंडवर्ड साइड या विंडवर्ड स्लोप, ठीक है। जहाँ पे ना धूप पड़ती है ना ही वहाँ पे जो है बारिश आती है, ना ही वहाँ पे हवा आती है, उसको बोलते हैं आप लीवर्ड साइड, ठीक है जी। पड़ती तो यहाँ पे भी, हवा यहाँ पे भी आती है, ठीक है, बारिश यहाँ पे भी होती है, धूप भी आती है, पर कम होती है जो विंडवर्ड साइड के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपकी हवा जो है यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा ये किसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, बेसिन के ऊपर डालेगी इम्पैक्ट, आपके प्लेन के ऊपर डालेगी, प्लेटू के ऊपर डालेगी, या फिर माउंटेन के ऊपर डालोगे, बोलो किसके ऊपर डालेगी यार। जो आपका ये जो माउंटेन है ना, तो माउंटेन के ऊपर ही तो सबसे ज़्यादा ये डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा रिलीफ है ना, आपकी जो रिलीफ है सबसे ज़्यादा आपकी माउंटेन की है, और सबसे कम किसकी है, यहाँ पे आप देखोगे जो आपके बेसिन है, बेसिन की सबसे कम रिलीफ है। तो इससे आप देखोगे जब यहाँ पे आप कोई नॉर्मल स्पैन ऑफ टाइम देख लो, 500 साल का ले लो, ठीक है, 500 ईयर्स में। तो आपका जो 500 साल में जब ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स काम करेंगे एक साथ में सारे के सारे, तो आपका ये माउंटेन है ना 500 साल बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये जो आपका प्लेटू है कुछ इस तरीके से दिखेगा, और बेसिन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके जो है एक्सटर्नल एजेंट्स का कमाल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। कितना है, 500 ईयर्स का एग्जाम्पल के साथ ले रहे हैं यार हम, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है।
तो यही है हमारा जो है यहाँ पे विंडवार्ड एंड लीवार्ड स्लोप, ठीक है। तो इसमें आपको लग जाएगा पता भी रिलीफ एंड स्लोप एस्पेक्ट क्या है, जितनी ज़्यादा रिलीफ होगी उतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट्स का, ठीक है। तो यही है। तो आपके ये जो माउंटेन्स हैं तो इनकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है, हायर रिलीफ है ना। जब इनकी हायर रिलीफ है तो ये डिग्रेड भी तो ज़्यादा जल्दी होंगे दूसरों के कंपेरिजन में। ठीक है। और वहीं आप देखोगे आपका जो दूसरा है लीवर्ड साइड है, तो ये लेस इफेक्टिव है। यहाँ पे जो विंडवर्ड साइड है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम फर्क पड़ेगा। तो ये है, इसको स्लो कर देना, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट था रिलीफ एंड स्लोप का, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिलीफ होगी उतने ज़्यादा इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट्स जो है ये काम करेंगे। तीसरा क्लाइमेट हो गया आपका। क्लाइमेट भी तो एक फैक्टर है ना यार, लैंडफॉर्म के ऊपर है। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसने अपनी स्टेटमेंट दी थी जिसका नाम है रिक्थोफन, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट को काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस दी है, जैसे वोल्टर हो गया, जॉनसन हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग नाम है। तो ये बोलता है ना अपनी स्टेटमेंट में ये बोलता है भी ईच क्लाइमेट टाइम प्रोड्यूस इट्स ओन करेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने ऑप्शनल लिया हुआ है तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये डायरेक्टली आ जाती है। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आएगा, बोलेंगे भी कमेंट करो इसको अपने ऊपर, अपने इसमें अपने जो आंसर में इसमें वैल्यूएट करो, तो आप क्या बोलोगे। तो तभी इन स्टेटमेंट्स को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। PYQ में देखोगे तो ये डायरेक्ट जो है ये जो आपके जो मॉर्फोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो जोग्राफर्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स डायरेक्ट आई है और डायरेक्ट ही बोला है भी कमेंट करो इसके ऊपर भी, तुम्हारी टिप्पणी करो, ठीक है। तो जैसे ही बोलता है भी जो क्लाइमेट है ना डिफरेंट क्लाइमेट है, ठीक है, आपकी जो लैंड फॉर्म है तो अलग क्लाइमेट में होगा तो अलग लैंड फॉर्म दिखेगा ही। तो इसमें आप देखोगे जो आपका जो रेन फॉरेस्ट हो गया, तो रेन फॉरेस्ट में जो क्लाइमेट डिफरेंट है तो वहाँ पे फ्लोरा फौना आपको ज़्यादा दिखेगा। वहीं आप डेजर्ट के ऊपर आते होते डेजर्ट में आपको फ्लोरा फौना कहाँ दिखेगा। तो डेजर्ट में फ्लोरा फौना नहीं, अगर बारिश होगी तो डिग्रेडेशन कहाँ पर होगी आपकी, डेजर्ट वाले में ज़्यादा होगी ना। तो यही ये बोल रहा है भी आपकी जो ये जो क्लाइमेट है ना ये प्रोड्यूस करता है भी अपना ओन करेक्टरिस्टिक, जिसके कारण जो है लैंड फॉर्म जो है अपने जो है असेंबल करता है अपने आप को, ठीक है। तो ये बात बोलता है। तो जैसे आप देखो हमारा जो एग्जाम्पल हो गया, मान लो आपका जो है ये है ड्राई क्लाइमेट का है, ठीक है, माउंटेन है, अरावली हो गई, ठीक है, अरावली माउंटेन हो गए। दूसरे आप यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे आप ले लेते हैं हमारे कौन से हिमालय ले लेते हैं, ईस्ट वाले हिमालय, ठीक है। तो जहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना जो ईस्टर्न हिमालय में है तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है। क्लाइमेट वेट है ना तो टेम्परेचर यहाँ पे आप देखोगे जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ड्राई है तो वहाँ पे लैंडफॉर्म चेंज हो गया। तीसरा आप वेस्टर्न घाट पे आ जाओ, आपके वेस्टर्न घाट हो गए, तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी 4 से 5 मंथ जो है यहाँ पे रेन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 8 से 9 मंथ्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट रेन होती है, तो यहाँ पे तभी ये जो है यहाँ पे वेट है। तो यही तो एक यहाँ पे तो ये बात कर रहा है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है भी ईच क्लाइमेट टाइप को प्रोड्यूसेस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे आपके प्लेन्स हो गए, प्लेन्स में आप देखोगे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया,
बिहार हो गया। तो आप देखोगे है तो ये पेनिनसुलर प्लेट के ही सारे पार्ट है, पर यहाँ पे क्लाइमेट का भी तो एक फैक्टर है ना। तो यहाँ पे क्लाइमेट में देखोगे राजस्थान एक ड्राई स्टेट है, वहीं आप देखोगे आपका जो बिहार है, ठीक है, जो नदर्न बिहार है, वहाँ पे आप देखोगे ये जो है ग्रीन है यहाँ पे है, ठीक है, क्लाइमेट ग्रीनरी है। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। अब वेजिटेशन का देखो, जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगी और वहाँ जहाँ पे कम वेजिटेशन होगी वहाँ पे क्या फ़र्क होगा। दो माउंटेन है आपके, सिमिलर कॉम्पोजिशन है। अब यहाँ पे आप देखो भी जो माउंटेन है, तो एक जगह पे आपके जो माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन पे ट्रीज हैं, ठीक है। और दूसरा जो ये माउंटेन है ये बिल्कुल बैरन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, बैरन है, और यहाँ पे आपकी वेजिटेशन है। तो जब एक्सटर्नल एजेंट्स, जब आपकी बारिश होगी, जब विंड चलेगी, कौन जल्दी डिग्रेड होगा। ये जो बैरन एरिया है ना, इसी की तो रैपिड डिग्रेडेशन होगी यार। और इसमें क्या होगा, ये जो रूट्स है ना इसकी, ये होल्ड करेगी डिग्रेडेशन को, ये डिग्रेडेशन को होने नहीं देगी, ठीक है। तो एग्जांपल में वेस्टर्न घाटी ले लो इसका। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे आपका जो चंबल हो गया आपका, चंबल के तो यही तो हाल है यार। चंबल में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गई है, ठीक है। और क्या है, अच्छा स्टेज एंड टाइम है, फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। तो स्टेज एंड टाइम का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, एक पर्सन आता है, उसका नाम है थॉर्नबर्ग। ये बंदा इंट्रोड्यूस करता है इस कॉन्सेप्ट को भी स्टेज के बारे में, ठीक है, स्टेज क्या चीज़ है। उसके बाद फिर एक बंदा और आता है, उसका नाम है डेविस। ये स्टेज की क्लासिफिकेशन कर देता है। ये बोलता है अभी स्टेज तीन टाइप के किसी भी इसके, एक यूथफुल स्टेज होगा, उसके बाद फिर मैच्योर आएगा, फिर ओल्ड आएगा। जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे ये बोल देता है भी आपके जो ये जो लैंडफॉर्म है इसका भी ऐसा ही है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है, सबडक्शन हो रही है, ठीक है। दोनों एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखो भी प्लेट का जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक्रेशन वेज यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है, मलबा इकट्ठा होगा। यहाँ पे देखेंगे भी यहाँ पे नीचे से जो आपका जो ये जो मैग्मा आ रहा है, ये जब सॉलिड होगा तो ये रॉक फॉर्मेशन लेगा, ठीक है, और ये माउंटेन बनाएगा। तो ये बोलता है ना, जो आपके यहाँ पे हम माउंटेन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलता है भी आपके माउंटेन्स भी जो है तीन तरीके से यहाँ पे ये ग्रो करेंगे। जब इनिशियली ये ग्रोथ लेंगे ना, तो ये बोलेंगे भी ये माउंटेन जो है ना अपने यूथफुल स्टेज में है, यूथफुल स्टेज में है, जैसे हमारा हिमालय है। उसके बाद ये बोलता है भी जब ये जो आपका एंडोजेनेटिक फैक्टर है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ये जो सोर्स है लावा का ये ख़त्म हो जाता है, जब ये प्लेट्स जो है एक दूसरे के नीचे जाना बंद कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका जो ये माउंटेन है इसकी ग्रोथ होके इतनी हो जाती है, और यहाँ पे ये जो है एंडोजेनेटिक फैक्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है, और माउंटेन की ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है। तो ये बोलता है भी जहाँ पे इसकी ग्रोथ रुक जाएगी ना, इसको हम मैच्योर स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैच्योर स्टेज बोलेंगे। यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये मैच्योर स्टेज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, आपकी एयर होगी, विंड होगी, ये सारे काम एक साथ जो है यहाँ पे काम करेंगे। काम तो ये एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस चली हुई थी, जो फैक्टर्स जब वर्किंग पे था तब भी कर रहे थे, पर उस टाइम ये वीक थे। अब यहाँ पे एंडोजेनेटिक फैक्टर है नहीं, एक्सोजेनेटिक है, तो ये इस माउंटेन को डिग्रेड करेंगे। क्या करेंगे, डिग्रेड। तो ये माउंटेन जो है पहले इतना साइज़ का था, अब ये इतना ही साइज़ का रहेगा। तो इसको ये बोलेंगे भी ये जो है डिग्रेड होके ओल्ड स्टेज पे अपने, ठीक है। ओल्ड स्टेज का मतलब क्या है, अब ये इसके बाद फिर फर्दर डिग्रेड होगा, फर्दर डिग्रेड होगा, फर्दर डिग्रेड होगा, और प्लेटू बन जाएगा एक टाइम बाद। प्लेटू के बाद फिर ये प्लेन बन जाएगा, प्लेन के बाद फिर ये वेसिन बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये बोलता है, यहाँ पे जो है ये अपने मैच्योर स्टेज पे आ गया है।
तो ये जो है डेविस साहब बोलते हैं भी ऐसा है भी स्टेज एंड टाइम। तो इसके बारे में लिख लो, क्या पता आ जाए। जो आपका ये जो लैंडस्केप है ना, ये फंक्शन है आपके टाइम एंड स्पेस का। स्पेस का मतलब समझते हो? स्पेस का मतलब है एरिया। जैसे बोलते हैं ना रूम में कितना स्पेस है, तो वो वाला स्पेस समझना, दूसरा स्पेस मत समझना, ठीक है? अंतरिक्ष में घूम रहे। तो ये जो है ये स्टेटमेंट दी है श्यूम एंड लिस्टी ने। तो नेक्स्ट लिखो यहाँ पे आप, जब एंडोजेनेटिक फैक्टर्स हैं आपके, एंडोजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं ये कॉज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप देखोगे जो आपकी ये जो लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट है, इसको जो है क्लासिफाई किया जाता है डेविस, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बोलता है अभी आपका ये जो यूथफुल स्टेज है, यहाँ पे ये जो है ग्रोथ होती है इसकी, ग्रो करता है। फिर ये बोलता है अभी ये आ जाता है मेच्योर स्टेज में। तो यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है ना ये रुक जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बोलता है अभी जब ये ओल्ड स्टेज में आता है तो इसकी जो है यहाँ पे डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेज एंड टाइम, इसके बारे में अगर आपसे आए तो लिख लेना, इतना सही है, ज़्यादा नहीं है। बोल देना भी थॉर्नबर्ग ने इसको जो स्टेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था, एक लाइन और छोड़ देना और इसको ड्रॉ कर देना। एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा, वो नीचे आपकी लाइंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। उसके बाद फिर आपके जो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका वल्कनिज्म हो गया, ये लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट में काम करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा जल्दी रैपिड आपका वल्कनिज्म प्रोसेस होगी, फास्ट होगी, उतने ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आप देखोगे न्यू न्यू लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जितने कम आपकी जो है वल्कनिज्म कम होगा, उसमें जो है स्लो प्रोसेस होगी न्यू लैंडफॉर्म की, ठीक है। तो इतनी सी बात है, लिख लेना इसको। प्लेट टेक्टोनिक भी इसी के साथ आती है, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में लिख लेना, इसी में ऐड करना, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है तो न्यू फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कैसे, क्या समझते हो? जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारा तो बस चले तो हम तो क्या कुछ नहीं करें, हमारा मन करे तो हम पहाड़ खोद देते हैं, ठीक है। देखा ही होगा जो मिनरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो पहाड़ों के पहाड़ हम प्लेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर कहीं भी आप देखोगे जो यहाँ पे सऊदी में देखोगे तो आपका जो सी है समंदर के अंदर ही उन्होंने जो है आपके जो है वो आइलैंड्स तैयार कर दिए, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं। ज्योमेट्री हो गया आपका, तो इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, पर लिखना होगा तो लिख लेना, छोड़ना होगा तो छोड़ देना इसको। आपके एंगल्स हो गए, इसमें कर्व्स हो गए और एंगल ऑफ रिपोज, ये तीन चीज़ें इसमें आती है। तो हमने देखा जो आपका टेरेन है, ठीक है, उसकी स्टीफनेस के बारे में पता चलता है इससे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इरोजन रेट के बारे में पता चलता है, जितनी ज़्यादा स्टीफनेस होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इरोजन रेट होगा, ठीक है। और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पता चलता है, आगे देखेंगे कितने टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। उसके बाद फिर ये बोलता है भी कर्व्स हैं, तो कर्व से पता चलता है भी जो आपकी नदी है ना वो मियंडर करती है। मियंडर का मतलब ये कर्व्स है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जैसे सांप चलता है ना वैसे। कोस्टल कर्व्स, कोस्टल कर्व्स के बारे में बताता है। जो आपके पहाड़ हैं, शेप ऑफ हिल्स है, इसके बारे में बताता है। और ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, तो इससे पता चलता है जो जितना ज़्यादा एंगल होगा ना उतना ज़्यादा जो आपका जो मटेरियल है वो पहाड़ से लॉस होगा, ठीक है। ये स्टिफनेस के बारे में बात है, बस ऐसा है, उसको कॉन्सेप्ट नया दिया हुआ है, बाकी बात एक ही है। तो आपके जो सैंड होगी, ग्रेवल्स हो गए, ठीक है, जो पत्थर है, छोटे छोटे कंकर हैं, तो ये इसमें जो है यहाँ पे आप देखोगे आते हैं, ठीक है।
तो आपका ये जो है लैंडफॉर्म एवोल्यूशन था, इसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना, ठीक है। तो इस वाले को हमने जो है यहाँ पे आप देखोगे कवर कर दिया है न्यू जूलॉजिकल हिस्ट्री। तो आपका एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो हमने बात कर ही ली है, पर लिखने के लिए रहा है तो वो लिख लेंगे। और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और ये कन्फ्यूजन करने वाला है, तो 6 पॉइंट तो कम से कम ये नॉर्मल आपको याद होने नहीं चाहिए। इसको चाहे आप इग्नोर करना इस वाले एस्पेक्ट को, क्योंकि आगे भी आएगा। यहाँ से आप स्टार्ट करना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना और इसके बारे में लिखना। अगर आपसे पूछेगा भी क्या क्या एस्पेक्ट है जो आपके जो है ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर को इसमें जो है अफेक्ट करता है, तो आप सारों के बारे में लिखोगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके बारे में भी लिखोगे। एंड में फिर आप जो है आपकी रिलीफ और स्लोप के बारे में भी बताओगे भी, इससे भी जो है अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद फिर क्लाइमेट के बारे में बोलोगे भी, क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। वेजिटेशन के बारे में भी लिखना। तो एग्जामिनर को जो है जितने ज़्यादा आप ड्रॉ करोगे ना मैप को, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप मैप ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा भी ये क्या बोलना चाहता है क्या नहीं। आपके जो लाइंस है ना, लाइंस के ऊपर कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे जो फादर है ना वो भी टीचर है, मैंने खुद देखा है, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब, बाय बाय।